कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। लोकतंत्र तभी सार्थक होता है जब कानून का शासन होता है। ऐसा तब होता है जब लोगों को लगता है कि वोट गिने जा रहे हैं, गिने जाते हैं। उन्हें लगता है कि न्यायपालिका जैसे किसी की चुनौती के मामले में चीज़ों को समझ लेगी। अगर कानून शासन नहीं होगा तो लोग जिस तरह से वोट करना चाहते हैं उस तरह से वोट करने से डरेंगे। टिमोथी डी स्नाइडर एक जूरिस्ट फॉरेन राइटर हैं, जो वो कहते हैं कि आजकल का कानून शासन आबादी की एक नई भाषा यानी लिंगुआ फ्रैंका। यह अन्य चरों पर कानून के प्रभुत्व का वैचारिक जो वैश्विक स्तर पर उत्पन्न होता है। यह एक जागृत लोकतांत्रिक समाज की आकांक्षाओं इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, स्वतंत्रता के स्तर को एकजुट करता है जिसे बिना शासन उत्पीड़न बन जाता है। आप अपनी सबसे बुनियादी व्याख्या में कानून के शासन का विचार व आधार है जिस पर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, जिसे बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। कानून के शासन की धारणा का भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो पुरुषों द्वारा अनधिकृत है, गैर कानूनी प्रसंस्करण के बजाय कानूनों विनियमों द्वारा प्रशासित होता है। वैश्विक स्तर पर नैतिक दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने वाले आधुनिक राजनीतिक विचारकों की सूची में कानून का शासन सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। संक्षेप में, कानून का शासन दुनिया भर के लोकतंत्रों की एक अविभाज्य विशेषता है। यह प्रभावी शासन की सुविधा प्रदान करता है जो संविधान के चिरस्थायी मूल्य प्रदान करता है। सिद्धांत प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। यह पारंपरिक ढांचा और कानून के शासन के लिए एक सम्मोहक तर्क देता है। परिणाम स्वरूप भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जब कानून के शासन के महत्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के शासन का सम्मान इस लक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की मूल संरचना को बनाए रखा है जाए, इसे मजबूत किया जाए। कानून का शासन क्या है? कानून के शासन का सिद्धांत नागरिक समाज का एक प्रमुख घटक है। जैसा कि वाक्यांश से पता चलता है कि कानून शासन विनिमय अन्य नियमों का शासन है। यहाँ पुरुषों के मनमाने कार्यों से परहेज करता है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून का शासन किसी भी तरह से कानून के नियम को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ राज्य की नीति प्रशासन का सिद्धांत है। यह सामाजिक संरचना के दो स्तरों यानी शासकों और शासितों के बीच शक्ति का स्तंभ संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। कानून का शासन व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों के कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है। कानून के शासन के विचार स्वतंत्रता, निष्पक्ष उपचार, उचित प्रक्रिया, इक्विटी, समानता, पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है। कानून का शासन अन्य सिद्धांतों की तरह एक अत्यधिक विस्तृत और विकसित सिद्धांत है जो सटीक परिभाषा को अनुमति देता है। कानून का शासन अभिव्यक्ति का उपयोग मनुष्य के शासन की अभिव्यक्ति से खुद को अलग करने के लिए किया गया है, जिसमें व्यक्तियों द्वारा मनमानी कार्रवाई शामिल है। संभवतः समानता, अवसर, भेदभाव, भाईचारा, सचोटता, समानता के मूल कानून के शासन पर आधारित है। व्यापक अर्थों में कानून का शासन शब्द का प्रयोग अक्सर दो तरीकों से किया जाता है, औपचारिक रूप से और वैचारिक रूप से। वैचारिक अर्थ नागरिकों के साथ साथ प्राधिकरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव से संबंधित है, जबकि औपचारिक अर्थ एक व्यक्ति के अत्याचार के विपरीत संस्थागत प्राधिकरण से संबंधित है। कानून के शासन की परिभाषा। वैसे तो कानून के शासन की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा नहीं है जिसे निश्चित शब्दों में संप्रेषित किया जा सके। इसके बावजूद कई प्रसिद्ध शिक्षाविदों, वकीलों, संस्थानों, विद्वानों ने कानून के शासन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों में से एक प्रोफेसर विलियम वेड ने कानून के शासन को इस प्रकार परिभाषित किया: कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि सरकार कानून के अधीन हो, न कि कानून सरकार के अधीन हो। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार कानून का शासन कानून की सर्वोच्चता जिसमें निर्णय सुस्थापित सिद्धांतों कानून के आधार पर किए जाते हैं तथा ऐसे सिद्धांत या कानूनों के अनुप्रयोग में कोई विवेकाधीन भागीदारी नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कानून के शासन का वर्णन इस प्रकार किया कि शासन का सिद्धांत जिसमें राष्ट्र सहित सभी व्यक्ति, संस्थाएं सार्वजनिक, निजी उन कानूनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो सार्वजनिक रूप से व्याख्यापित, समान रूप से लागू, स्वतंत्र रूप से न्यायोचित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों मानों के अनुरूप होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की भी मांग करता है। कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, कानून के प्रति जवाबदेही, कानून के अनुप्रयोग में निष्पक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, निर्णय लेने में भागीदारी, कानूनी निश्चितता, मनमानी से बचना, प्रक्रियात्मक और कानूनी पारदर्शिता को बरकरार रखा जाए। अन्य विद्वानों ने भी कानून के शासन को परम सत्ता का प्रतीक के रूप में परिभाषित किया। यह सत्ता इतनी शक्तिशाली है और कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी मामला इस सत्ता को खत्म नहीं कर सकता। कानून के शासन के दायरे को समझते हुए लॉर्ड एनिंग ने ग्रेविट बनाम यूनियन ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्कर्स 1978 के मामले में कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है जिस पर कोई भी व्यक्ति हावी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के पास चाहे जितना भी शक्ति या स्थिति क्यों न हो उनसे ऊपर होगा, सभी परिस्थितियों में लागू है। प्रतिष्ठित समाज राजनीतिक विज्ञान मैक्स वेबर ने कानून के शासन को परिभाषित किया: कानूनी प्रभुत्व मनुष्य के विचारों के बजाय कानून की सरकार का विचार है। कानून के शासन कई परिभाषाओं के बावजूद तथ्य इनकार नहीं किया जा सकता। परिभाषाएं अपने आप में अधूरी हैं।
इन संविधानों के अनुसार उत्तेजना का सिद्धांत माना जा सकता है। उल्लिखित कानूनों को जीवन का प्रदान करता है। कानून के शासन का तात्पर्य प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ साथ व्यक्तियों के सभी कानूनों का पालन करते हैं कि उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति जाति पंथ या अन्य विशेषताओं के बावजूद सभी संविधान के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। कानून के सिद्धांत को कानून की सर्वोच्चता भी कहा है। इसका मतलब है कि जहाँ कानून का शासन है वहाँ किसी भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता है। जब तक सरकार के अंग शक्तियाँ आचरण भी कानून द्वारा शासित होने चाहिए, यहाँ तक कि कानून के शासन बनाने वाली विधायिका कानून से ऊपर नहीं है। सभी विधेयकों में से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान में वर्णित कानूनों के अनुसार एक लोकतांत्रिक संस्था भी कानून का शासन सभी व्यक्तियों पर कानून पालन करने का दायित्व डालता है। कानून स्वयं न्यायपूर्ण होना चाहिए या मनमानी या अत्याचारी नहीं होना चाहिए। कुछ अन्य संवैधानिक अवधारणाओं के तहत कानून के शासन का अंतिम उद्देश्य लोगों के मौलिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। कानून का शासन ऐसी अवधारणा है जो सुनिश्चित करती है कि सरकार के 3 अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी क्षेत्र या राष्ट्र के कानून का उपयोग विभिन्न देशों के संवैधानिक गारंटी स्वतंत्रता को दबाने या सीमित करने के लिए न करे। भारतीय परिवेश में कानून की अवधारणा को कुछ हद तक बढ़ाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर एविडाइसी के कानून के शासन के सिद्धांत के समर्थन में अपने निर्णयों के माध्यम से कानून के शासन को स्पष्ट रूप से व्यक्त और उजागर किया है का हिस्सा माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णयों में कानून के शासन भारत संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। इस तरह इसे संसद द्वारा समाप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संविधान की पुष्टि की है। कानून के शासन की उत्पत्ति और इतिहास। कानून का शासन सदियों से चली आ रही पीढ़ियों द्वारा अपने मूल अधिकारों की मान्यता के लिए किए गए संघर्ष कठिनाइयों का परिणाम। कानून का शासन शब्द फ्रांसीसी ले प्रिंसिपे डे लीगिलिटे से लिया गया है, जिसका अर्थ वैधता का सिद्धांत। कानून के शासन की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में देखी जा सकती है। अंततः शासनकाल में एक न्यायाधीश हेनरी डी ब्रेक्टन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि राजा सर्वोच्च नहीं है, वह सर्वशक्तिमान कानून के अधीन है। राजा कानून के अधीन है क्योंकि कानून के कारण उसे राजा बनाया गया। यद्यपि न्यायाधीश हेनरी ने स्पष्ट रूप से कानून का शासन वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनके शासन के सिद्धांत के सार पर प्रकाश डाला है। आधुनिक समाज में कानून के शासन की अवधारणा को जन्म देने का श्रेय एडवर्ड कोक को दिया जाता है। उन्होंने न्यायाधीश हेनरी के शब्दों को पुनः स्थापित किया, कहा कि राजा को ईश्वर और कानून के अधीन होना चाहिए। उन्होंने कार्यपालिका को भावना न्यायाधीश हेनरी के शब्दों को पुनः स्थापित किया जाए, कहा कि राजा ईश्वर कानून के अधीन होना चाहिए। श्रेष्ठता की भावना पर कानून की सर्वोच्चता की पुष्टि की है। फ्रांस में अरस्तु, प्लेटो, सिसरो जैसे कई यूनानी दार्शनिकों कानून के सिद्धांत के समर्थन किया है। उदाहरण के लिए कानून के शासन की वकालत कर प्लेटो ने अपनी पुस्तक प्लेटो के संपूर्ण कार्य में लिखा है कि जहाँ कानून प्राधिकारियों के अधीन कर दिया जाता है वहाँ राज का पतन दूर नहीं, लेकिन जिन राज्यों में कानून को सर्वोच्च माना जाता है वहाँ ईश्वर की सभी कृपाएं उस पर बरसती हैं और राज हमेशा फलता फूलता रहता है। प्रतिष्ठित यूनानी विद्वान अरस्तु के अनुसार कानून का शासन नियमों की वह प्रणाली है जो समाज में प्रचलित सामाजिक संरचना की प्राकृतिक व्यवस्था में अंतर्निहित होती है। इंग्लैंड में कानून का शासन 1215 में जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के साथ इंग्लैंड के शासन कानून शुरू हो गया। 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए तत्कालीन इंग्लैंड में प्रचलित राजशाही शासन प्रणाली ने कानून के अधीन होने की अपनी स्वीकृति व्यक्त की। ये कानून सर्वोच्च बनाया गया। हालांकि इंग्लैंड के कानून के शासन सिद्धांत ने तब नया मोड़ लिया जब संसद राजतंत्रीय व्यवस्था के बीच अधिक शक्तियों की राह में मतभेद पैदा हो गया। संसद सम्राट दोनों की सर्वोच्च सत्ता का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंत में संसद की जीत हुई। संसद को राजतंत्र पर सर्वोच्च घोषित किया गया। नतीजतन संसद द्वारा कई कानून बनाए गए जो राजतंत्र की शक्ति को नियंत्रित करने साथ साथ सीमित भी करते हैं। इस घटना को इंग्लैंड में कानून के शासन की वास्तविक शुरुआत माना जाता है, क्योंकि सरकार कई कार्यकारी अंग अब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का शासन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून के शासन के सिद्धांत को पेश करने का श्रेय संविधान के वकीलों को दिया जाता है, जिन्होंने अमेरिका में पेन नाम से जाना जाता है। उन्हें 1776 पेन ने एक सिद्धांत पेश किया जिसके अनुसार कानून को मानता है। कानून के साधारण उदाहरण इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संवैधानिक वकील अल्बर्ट वेन डाइसी ने संविधान का अध्ययन का परिचय नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें कानून के शासन की अवधारणा का विस्तार से चर्चा किया है। एविडाइसी की अवधारणा में भूतपूर्व व्यक्तियों में से एक यूनानी पुस्तक उन्होंने संविधान में लिखित प्रावधानों के अनुसार सरकार के विभिन्न उपयोग के जाने वाले क्षेत्रों पर चर्चा की है। इसी के अनुसार कानून के शासन में कई मौलिक सिद्धांत शामिल होते हैं जो विधायिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अधिकारियों आदि के विभिन्न संस्थानों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणालियों में उचित प्रयोग के मार्गदर्शन के रूप में करते हैं। सभी नियम विनिमय नीतियाँ कार्य कानून के अनुसार होने चाहिए। सभी नियम विनिमय नीतियाँ कार्य के अनुसार अधीन है। कानून के शासन की विशेषताएं। कानून
स्पष्ट रूप से लोगों द्वारा की जाने वाली मनमानी कार्रवाई की निंदा करता है। कानून शासन की नींव तक सुरक्षित रहती है जब अधिकारियों को अपने अधिकार का उपयोग करते अपने परिधि शासन के अनुसार शासन करने की अनुमति नहीं होती। कानून के शासन की अवधारणा के तहत किसी भी तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब उसे कठोर दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। कानून के नियम के अनुसार कानून के सामने हर कोई समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। कानून के सामने व्यक्ति के आधार पर कानून खुद को नहीं बदलता। अमीर, गरीब, गोरे, काले कानून के कार्यान्वयन में कोई भूमिका नहीं निभाते। यह सभी को उनकी जाति, पंथ, स्थिति, लिंग आदि के बावजूद न्याय प्रदान करता है। कानून का शासन विश्व भर के अधिकांश लोकतंत्रों को मूलभूत आधार है क्योंकि इसकी प्रयोज्यता सर्वव्यापी है तथा विश्व भर की अधिकांश न्याय प्रणालियों का एक घटक रहा है। कानून के शासन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जा सकता है जब उस पर उसके द्वारा किसी कानून का आरोप लगाया गया हो। वह आरोप किसी स्वायत्त संस्था जैसे न्यायपालिका द्वारा किया गया हो। कानून के शासन के मूलभूत सिद्धांत। कानून की सर्वोच्चता सभी से ऊपर, चाहे किसी भी व्यक्ति का पद, स्थिति या पद कुछ भी हो। जिस राज्य में कानून का शासन होता है वहाँ सनक और सनक की कोई भूमिका नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका सभी कार्य कानून के अनुसार होते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मनमानी के कारण कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। किसी को केवल कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ऐसे कानून उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है। मनमानी, विवेकाधीन निर्णय लेने की अनुपस्थिति कानून के शासन का हृदय और आत्मा है। कानून का शासन कानून के समझ, समानता, कानून के समान संरक्षण पर आधारित है। विशिष्ट अधिकार रखने वाले लोगों को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता चाहिए। कानून न्यायपालिका द्वारा की गई किसी भी अत्याचारी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। न्यायपालिका कानून के शासन के संरक्षक और रक्षक दोनों। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और पक्षपात रहित होना चाहिए। कार्यपालिका द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई की न्यायोचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। त्वरित सुनवाई कानून के शासन का मूल घटक है। इसका तात्पर्य है न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। कानून के शासन के बाद अधिकार अन्य लोकतांत्रिक निर्विवाद उपयोगिता है। वैध सरकार की मांग को पूरा करने के लिए डाइसी कानून के शासन के सिद्धांत के तहत कई अपवाद डाले गए हैं। अपवाद को पेश करने के बाद कानून के शासन की मौलिक अवधारणा को सुदृढ़ किया गया है। भारत में डाइसी कानून के सिद्धांत का सख्ती से पालन किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के साथ साथ अन्य कानूनों द्वारा कई अपवाद किए गए। इनमें से कुछ अपवाद इस प्रकार है। कानून के शासन के सिद्धांत को मूलभूत अपवादों में से एक, सरकार के कार्यकारी अंग को प्रदान की गई व्याख्या, विवेकाधीन शक्तियों की उपस्थिति है। भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति के साथ साथ सभी राज्यों के राज्यपालों को संविधान की 3 अनुसूचियों के तहत निर्मित कानूनों में विवेकाधीन प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुच्छेद 72, 161 के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा, विलंब और छूट देने का, निलंबित करने, माफ करने का, लघुकरण करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर अधिवेशित होने के लिए बुलाया गया जिसे वह ठीक समझे, किंतु एक सत्र में सदन की अंतिम बैठक और अगले सत्र में सदन की प्रथम बैठक की नियत की तारीख से 6 महीने का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों के किसी सदन का सत्तावसान कर सकेगा। लोकसभा वो भंग कर देना। दूसरे राज्य के राज्यपाल के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा भेजे गए विधेयकों को विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति है। साथ ही राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को राज्य की रिपोर्ट भेजने का विवेकाधीन अधिकार है। पुलिस अधिकारी सरकार के कार्यकारी अंग के घटक है। पास संज्ञेय अपराधों के मामले में बिना वारंट की गिरफ्तारी का व्यापक अधिकार है। भारत में दंड लगाने में आपराधिक न्यायालयों के पास विवेकाधीन की शक्तियाँ हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समझ समानता पर जोर देता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि किसी देश के आम नागरिकों को दी जाने वाली शक्तियां, विशेषाधिकार लोक सेवकों को समान हो सकती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के कामकाज के लिए विशेषाधिकार छूट प्रदान की गई है। देश के आम नागरिकों को ऐसी शख्सियत से वंचित रखा गया। 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के साथ निर्वहन में किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अलावा भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के खिलाफ रहते हुए आपराधिक आरोप के संबंध कोई कार्रवाई नहीं की जाए। संविधान के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ कोई भी मामला सिविक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दावा के सिवा 2 महीने का नोटिस समाप्ति के बाद ऐसा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विदेशी राज्य के शासनाध्यक्ष, सरकार के प्रमुख राजनेता, नौकरशाह और विदेशी गणमान्य व्यक्ति जो विदेशी राज्य में तैनात अपनी अधिकृत गतिविधियों को निष्पादित करते समय स्थानीय अदालतों में कानून के अधीन नहीं होते। ये भी डाइसी कानून के सिद्धांत
एबी डाइसी ब्रिटेन के संवैधानिक विधिवेत्ता अल्बर्ट वेन डाइसी कानून के शासन की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। एडवर्ड कुक ने 1885 में डाइसी की अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के शासन के गिनाया, जिसमें कानून शासन के बीच का अंतर किया है। समझने के लिए कई वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि कानून के शासन का सार समानता और समान व्यवहार है। सत्ता में बैठे व्यक्ति प्रधानमंत्री 9 में से 5 नौकरी इससे नौकरी वाले एक साधारण नागरिक का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य जिस कानून का शासन होता है वहाँ प्रधानमंत्री 9 से 5 काम करने वाले देश के साधारण नागरिक दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। कानून की सर्वोच्चता, कानून के समझ समानता, प्रधानता, कानून के सिद्धांत, कानून इन सब पॉइंट्स को इलेबोरेट करते हुए आप लिखेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन परिपूर्ण हो सके। भारत की में यहाँ तक कि भारत के संविधान के सिद्धांत के दूसरे स्तंभ में डाइसी कानून के शासन के सिद्धांत की आलोचना। एबी डाइसी कानून के शासन का सिद्धांत 19वीं सदी के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को वर्गीकृत करता है। विलियम पैटर्न यूनाइटेड किंगडम का संविधान कानून के शासन के तार्किक निष्कर्षों के बजाय राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। दूसरी ओर डाइसी ने तर्क दिया कि संविधान के प्रारूपण के दौरान कानून के शासन पर विचार किया गया था, प्रस्तावना मौजूद थी। विलियम पैटर्न इस दावे के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने तर्क दिया कि विलियम आइवर जीनिंग उन्होंने डाइसी द्वारा प्रस्तावित कानून के 3 सिद्धांतों को चुनौती दी। उनका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। कानून के शासन को सौंपी गई प्रारंभिक व्याख्या कानून की सर्वोच्चता अर्थात मनमानी शक्ति के विपरीत कानून सरकार की ओर से व्यापक विवेकाधीन अधिकारियों की उपस्थिति के खिलाफ कानून शासन करने के लिए है। डाइसी ने मनमानी विवेकाधीन शक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं किया। सरकार के विधायिक अधिकार भी सत्ता में संबंधित व्यक्तियों की इच्छा पर नियोजित किया गया है। इसके अलावा डाइसी ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति के उन्हीं कानूनी नियमों के अधीन जिन्हें समान अदालतों में लागू किया गया। आज जेनिंग ने प्रशासनिक एजेंसियों आयोगों में न्यायिक शक्तियों को बढ़ती प्रवृत्तियों के साथ साथ लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन में विशेषाधिकार पर चिंतन करने का निर्देश दिया है। डाइसी का दावा है कि इंग्लैंड शासन के मूल सिद्धांत राष्ट्र के पारंपरिक कानूनों का उत्पाद है। इसका अर्थ है कि वे कानूनी घोषणाओं का परिणाम है। जेनिंग ने इसे आंतरिक रूप से असंगत दावा किया क्योंकि अपने तर्क विशिष्ट संवैधानिक स्वतंत्रता जैसे मुक्त भाषा तक सीमित कर दिया है। आवश्यक घटक न्यायाधीश द्वारा स्थापित नहीं किए। भारत में कानून का शासन कानून के शासन की अवधारणा भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों से वापस जोड़ा गया है, जैसे रामायण महाभारत गाथाओं महाकाव्यों में पाई जाती है। साथ ही 10 आज्ञाएं धर्मचक्र साथ ही अन्य मौलिक पवित्र लेखन में भी समकालीन दिनों में ऐसा कोई लेखन नहीं हुआ जो कानून के सिद्धांत की स्पष्ट रूप से जांच या स्वीकार करता हो। माना जाता है कि कानून के शासन भारतीय संविधान के कई खंडों में शामिल है। संविधान के संस्थापक न केवल इस डाइसी की कानून के सिद्धांतों से परिचित थे बल्कि ब्रिटिश भारत में उनके अनुप्रयोगों से परिचित थे। कानून का शासन भारत का संविधान मार्गदर्शक है, कानून वैधता प्राप्त करते हैं। अन्य सभी कानून इसके भारतीय संविधान द्वारा रेखांकित और विधि के सिद्धांत का पालन करते हैं। अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 में निर्दिष्ट किया गया कि विधायकों द्वारा पारित कानून संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसे संवैधानिक माना जाएगा। नतीजतन कोई भी नया कानून संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप होना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी न्याय, संप्रभुता, समानता जैसे शामिल हैं। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से स्पष्ट संकेतक है। कानून के समझ समानता के बारे में डाइसी की गणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल है। कानून के समझ समानता कानून के तहत समान संरक्षण विचारों को स्थापित करता है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक मानवाधिकार और सभी नागरिकों के लिए संविधान में निहित है। भारत संविधान में कानून का शासन शब्द कोई निश्चित सूत्रीकरण नहीं है। हालांकि भारत में न्यायपालिका कई निर्णयों का उपयोग करते हैं। कहावत राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, किंग कैन डू नो रॉन्ग, लागू नहीं होती क्योंकि सभी सार्वजनिक संस्थान सामान्य कानूनों, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र कानूनों के सामान्य के अधीन हैं। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के 3 अंगों यानी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को पीछे छोड़ देता है। इन तीनों सरकारी अंगों को भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। कानून का शासन और न्यायिक प्रणाली भारत न्यायपालिका को बनाए रखने के लिए काम करती है। विधायिका द्वारा निर्धारित अदालतों द्वारा किए गए कानूनों को पालन को राज्य के समर्थन प्राप्त किया है। संविधान न्यायिका के खिलाफ कानून के विपरीत काम किया है। संविधान के प्रावधानों के साथ साथ न्यायालयों न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों विधि प्रणयन में भूमिका निभाई। न्यायविदों का मत है कि भारत का संविधान विधि के शासन सिद्धांत पर आधारित है। सुमन गुप्ता बनाम राज्य जम्मू कश्मीर अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान जस्टिस आर एस पाठक ने कहा का शासन इस प्रकार डिजाइन किया गया किसी प्रणाली वैध शक्तियों की कल्पना करना संभव है जो कि मनमाना चरित्र की ओर से सीमाओं से परे है। किसी भी राष्ट्र को तरह की मनमानी का मुकाबला करने में न्यायालय के
लिए किसी भी राज्य की तरह से मनमानी का न्यायालय का महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 1970 न्यायालय की कल्याण कानून के द्वारा संचालित विनियमित होते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संग्राम 1978 में सर्वोच्च न्यायालय पाया कि सरकार द्वारा सत्ता का मनमानी प्रयोग लोगों के अधिकार का उल्लंघन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या की, साथ ही ईपीआरओ बनाम तमिलनाडु राज्य में कई दायरों को बढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अनुच्छेद के कानून के शासन को एक नया अर्थ दिया गया है, मनमानी के खिलाफ सुरक्षा में माना जाता है। बाद कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून का शासन भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के दावा है संशोधित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। कानून के शासन के सिद्धांत के तीसरे सिद्धांत के अनुसार भारत में एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है जो स्वतंत्र रूप से काम करते हुए सरकार के अन्य अंगों की जांच करता है। इंदिरा गांधी राजनारायण ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के तहत निहित कानून के शासन का सिद्धांत इस कानून संविधान का मूल ढांचा है, जो देकर कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानूनी आधार को नष्ट नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 से 323 संवैधानिक वैधता एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में चुनौती दी गई और कहा गया कि कानून के भावना के विपरीत है, क्योंकि यह केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरणों द्वारा अपनी प्रधानता के तहत विचार किए जाने वाले मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट देता है। न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल ढांचों का हिस्सा घोषित किया, संविधान के अनुच्छेद 323 से पलट दिया। बाद में मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार के कार्य की वैधता पर विवाद उन न्यायाधीशों द्वारा किए जाएंगे जो पहले से कार्यपालिका से अलग हैं। नतीजतन सरकार अधिकार क्षेत्र से बाहर मनमाने कार्यों पर अंकुश लगाती है। हैबियस कॉर्पस केस अनुच्छेद शासन के महत्वपूर्ण मामलों में से एक था। सर्वोच्च न्यायालय ने समझ प्रश्न यह था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अलावा भारत के शासन का कोई और भंडार है। बहुमत का निर्णय नकारात्मक था, लेकिन न्यायमूर्ति आचार्य खन्ना ने असहमत जताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुपस्थिति में भी राज्य के कानून के अधिकार के किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में कानून के सैद्धांतिक अनुप्रयोग। भारत में न्याय प्रदान करने वाली कानून प्रणाली को स्वीकार किया गया। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश न्याय कानून के आधारित है। डाइसी ने विशेष रूप से कहा कि अंग्रेजों को कानून का प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए लिखित कानून की आवश्यकता नहीं, लेकिन कानून का शासन और प्राकृतिक कानून करने के लिए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों के माध्यम से प्राकृतिक न्याय कानून के शासन को बरकरार रखा है। मुख्य निपटान आयुक्त पंजाब बनाम ओम प्रकाश 1968 में इसमें न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक प्रणाली केंद्रीय और सबसे विशिष्ट विशेषता कानून के शासन की अवधारणा है, जिसका अर्थ वर्तमान संदर्भों में कानूनी अदालतों के पास सभी प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता मानक को परखने का अधिकार है। यदि पीड़ित व्यक्ति मामलों को संज्ञान में लाता है तो मानक को पूरा न करने वाली प्रशासनिक कार्रवाई रद्द कर दिया जाएगा। सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी एन 2006 इस मामले में सार्वजनिक रोजगार में समानता को लेकर सवाल उठाया गया और मामला सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता के नियम का पालन करना संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। चूँकि कानून का शासन भारत के संविधान का मूल है, इसलिए न्यायालय निश्चित रूप से अनुपालन करने की आवश्यकता को अनदेखी करने का आदेश पारित करने का अक्षम होगा। भारत में कानून का शासन व्यवहारिक अनुप्रयोग। आलोचकों ने अक्सर दावा किया कि भारत में कानून के शासन की अवधारणा बिना किसी व्यवहारिक अनुप्रयोग के सैद्धांतिक अवधारणा है। हालांकि यह पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। समाज में सत्ता का दुरुपयोग प्रचलित है। 2012 में न्याय परियोजना के आंकड़ों के अनुसार फिर से पुष्टि की गई और भारत प्रशासन की जवाबदेही और सामाजिक रूप से प्रगतिशील नियंत्रण तंत्र पर अच्छी रैंक करता है। भारत दुनिया भर में 97 देशों के नमूने में 37वें स्थान पर है। हालांकि कागज पर अच्छा दिखने वाला कानून का शासन अक्सर व्यवहार में पालन नहीं किया जा सकता। प्रक्रियात्मक दक्षता के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। कई सर्वेक्षणों में भारत की घटती रैंक इसकी पुष्टि करता है। हाल ही में भ्रष्टाचार सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी में 83वें स्थान से फिसलकर 86वें स्थान पर आ गया है। भारत में सत्ता के दुरुपयोग की चुनौती के अलावा प्रचलित कानून मुद्दा भी है, अभी भी प्रभावी है, जो एक कानूनी प्रावधान को संदर्भित करता है। निर्धारित करता है कि जब तक विधायिका से नवीनीकृत करने का स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं लेती, तब तक कोई सरकारी कार्य एजेंसी या कानून की एक विशेष स्थिति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया कि उपनिवेशवाद अधीन प्रभावी नई व्यवस्था राष्ट्रीय सभा द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि देश को मजबूत कानूनी ढांचा मिला, जिससे स्वतंत्रता के बाद नागरिक अशांति से बचा जा सका। कानून का अधिकांश हिस्सा समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया। वर्तमान परिस्थिति में इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। प्रावधानों को समझने के बावजूद अनिश्चितता के अंतर्निहित मुकदमों को जन्म देती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में की शासन की स्थिति।
कानून को शासन को उन राष्ट्रों की आधारशिला के रूप में अपनाया गया जो मानवाधिकारों द्वारा कर्तव्यों का सम्मान किया जाता है। मानवाधिकारों के विश्व वियना सम्मेलन 1993 में कानून के शासन की सिफारिश की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ को न्यायिक संस्थानों में सुधार, राष्ट्र की पहल के अनुरोध पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। न्यायाधिकारियों और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, शिक्षा और कानून के शासन को बेहतर कामकाज के लिए प्रासंगिक न्याय वर्ग और गतिविधियां शामिल हैं। मानवाधिकार वियना सम्मेलन में स्थान में कानून के शासन की एक सिफारिश की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ को न्यायिक संस्थानों में सुधार के लिए राष्ट्र की पहल अनुरोध पर सहायता प्रदान करना चाहिए। चूंकि गरीब कोई अन्य पेशेवर वर्ग गतिविधि शामिल है। कानून के शासन की अवधारणा लंबे समय से अधिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए माना जाता है। उल्लेख किया गया कि कानून का शासन एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि आर्थिक प्रगति कुछ हद तक देशों के आशावाद और सामाजिक मानदंडों के पालन पर निर्भर करती है। उभरती अर्थव्यवस्था ने कानून के शासन को अपनाया, उसे प्रोत्साहित किया। 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक जवाबदेही, कानून का शासन, सतत आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, खाद्य सुरक्षा के उन्मूलन जैसे प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष को हल करने, वैश्विक शांति बनाए रखने के तरीके के रूप में कानून के शासन पर जोर दिया और कहा कि यूरोपीय संघ ने भी आर्थिक प्रगति के लिए कानून के महत्वपूर्ण बताया है, खासकर वैश्वीकरण के मुद्दे पर। 2005 के संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने सर्वसम्मति से विदेशी कानूनों के शासन का अनुपालन करने, शामिल करने व्यापक महत्व को स्वीकार किया है। कानून के शासन को बनाए रखने में अपनी प्रतिज्ञा है। निष्कर्ष: कानून की अवधारणा पर यह विचार करते कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है सिद्धांत में निहित जीवंतता के कारण कानून का शासन अपनी शुरुआत से ही तीव्र गति से आगे बढ़ा है। इस प्रगति का श्रेय संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के साथ साथ असंख्य न्यायालयों के फैसलों को दिया जा सकता है। कानून के अनुसार लोगों को शासक अभिजात वर्ग द्वारा मनमाने ढंग से विकल्पों के बजाय उचित आचरण से प्रभावित होना चाहिए। याद रखना महत्वपूर्ण है कि बनाए गए कानून व्यापक और विशिष्ट होने चाहिए, सभी नागरिकों को द्वारा समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। संवैधानिकता की आवश्यक विशेषता अधिकारों पर कानूनी बाध्यता है। संवैधानिकता के विचार के तहत शासक वर्ग कानून के ऊपर नहीं, सरकारी शक्तियों के निकाय के द्वारा पारित कानून और उसके द्वारा प्रशासित कानून में किया जाता है।